वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब देखिए, आपके सामने ऊपर और नीचे दो लाइनों में कुछ चित्र दिए गए हैं। ऊपर वाली लाइन में जो चित्र दिए गए हैं उनके बच्चों को हमने नीचे वाली लाइन में बताया है। क्या आप ऊपर वाले जो लाइन है उसके अंदर जो जीव दिए गए हैं उनको उनके बच्चों से जो कि नीचे वाली लाइन में दिए गए हैं उनसे आप मिला सकते हैं? अर्थात आप क्या बता सकते हैं कि जो नीचे वाले कॉलम में, नीचे वाली जो लाइन में हमने जो बच्चे बताए हैं उनमें से शेर का बच्चा कौन सा है, बिल्ली का बच्चा कौन सा है, चिड़िया का बच्चा कौन सा है और इंसान का बच्चा कौन सा है? बता सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, ये शेर है और शेर का बच्चा कौन सा है? ये वाला। ये बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा कौन सा है? ये वाला। ये चिड़िया है और ये चिड़िया का बच्चा कौन सा है? ये वाला। ये इंसान है और इंसान का बच्चा कौन सा है? ये वाला। ठीक है, बिल्कुल ठीक पहचाना हमने। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने आखिर इनको पहचाना कैसे? हमने देखा कि जो ये शेर का बच्चा है वो शेर की तरह दिखाई देता है। बिल्ली का जो ये बच्चा है वो इस बिल्ली की तरह दिखाई देता है। चिड़िया का जो ये बच्चा है वो इस चिड़िया की तरह दिखाई देता है। और ये जो इंसान का बच्चा है ये इस इंसान की तरह दिखाई देता है। इसी से तो पहचाना हमने, ठीक है ना। चलिए, अब ठीक इसी प्रकार से हम कुछ चित्र और देखते हैं। अब देखिए, इन चित्रों में कुछ
फिल्मी कलाकारों के चित्र दिए गए हैं। ये जो चित्र है, पहला जो चित्र है, ये है मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन का, जब वो जवान थे। बहुत पुराना चित्र है। ये जो चित्र है, ये उनके बेटे अभिषेक बच्चन का चित्र है। ये जो चित्र है, ये मशहूर अभिनेता रहे हैं पुराने समय के, राकेश रोशन, उनका चित्र है। और ये जो चित्र है, ये इनके बेटे ऋतिक रोशन का चित्र है। इसी प्रकार से ये जो चित्र है, ये मशहूर अभिनेता सुनील दत्त का चित्र है। और ये जो चित्र है, ये उनके बेटे संजय दत्त का चित्र है। ये भी अभिनेता हैं। ठीक है। अब देखिए, क्या आपको अमिताभ बच्चन और उनका जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन, इनके चेहरों में कुछ समानता दिखाई देती है? क्या आपको राकेश रोशन और इनके जो बेटे हैं ऋतिक रोशन, इनके चेहरों में कुछ समानता दिखाई देती है? क्या आपको सुनील दत्त और उनके जो बेटे हैं संजय दत्त, इनके चेहरों में कुछ समानता दिखाई देती है? निश्चित तौर पर दिखाई देती है। देखिए, अमिताभ बच्चन का जो बेटा है अभिषेक बच्चन, उसका चेहरा काफ़ी कुछ अमिताभ बच्चन से मिलता है। अगर हम नाक देखें, आँखों की वो देखें, होठों का आकार देखें, उनका रंग देखें, तो अमिताभ बच्चन जैसा दिखाई देता है। इसी प्रकार से ऋतिक रोशन जो है, उनका जो शक्ल है, उनका जो चेहरा है, वो अपने पिता राकेश रोशन का जैसा दिखाई देता है। संजय दत्त का चेहरा भी अपने पिता सुनील दत्त का जैसा दिखाई देता है। और आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा कि जब भी किसी परिवार में छोटे बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे को देखते ही जो हमारे आसपास के परिचित लोग होते हैं, वो सबसे पहले एक प्रश्न करते हैं, एक बात बार बार बोलते हैं कि ये बच्चा जो है, छोटा जो बच्चा हुआ है, ये किस पर गया है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि उसकी जो शक्ल है, उसका जो चेहरा है, उसके जो लक्षण है, वो आखिर किससे मिलते हैं। लक्षणों में मुख्य बात हम करते हैं, जैसे आँखों का जो हमारा मोती होता है ना, जिसको हम आइरिस बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, आँखों का जो मोती होता है, आइरिस जो होता है, उसका रंग कैसा है। जैसे देखिए, ये राकेश रोशन की आँखों के जो आइरिस है, इसका रंग भूरा था, तो ऋतिक रोशन जो उसका बेटा है, उसकी आँखों का रंग भी भूरा है, आइरिस का रंग भूरा है। ठीक है। इसके अलावा कान की जो पाली होती है, ये कान का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये चिपका हुआ है या अलग अलग है, कान की जो पाली है, इस पे भी इसको भी देखा जाता है। नाक की जो बनावट है, देखिए अमिताभ बच्चन की नाक और अभिषेक बच्चन की नाक, ऋतिक की नाक और उसके फादर राकेश रोशन की नाक, और सुनील दत्त की नाक को देखिए और संजय दत्त की नाक को देखिए। ठीक है। तो नाक की जो बनावट है, बालों का जो रंग है, देखिए ये भी काला रंग है, बालों का काला रंग है, ये ब्राउन कलर है, ये भी ब्राउन कलर है, ये काला रंग है और ये भी काला रंग है। ठीक है। इसी तरह से चेहरे पे अगर कोई निशान है, डिंपल है, कोई गड्ढा है, तो हम देखेंगे कि वो भी हमें नजर आता है अपने बच्चे में। अंगुलियों की लंबाई जो होती है, शरीर का जो रंग होता है, शरीर की जो लंबाई होती है, चेहरे की बनावट जो होती है, यहाँ तक कि जो आवाज़ होती है, वो भी कई बार मैच करती है। ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब भी हम ये कहते हैं कि ये बच्चा किस पर गया है, इसका मतलब ये है कि हम ये ढूंढना चाहते हैं कि उसका जो चेहरा है, उसका जो शरीर है, वो किससे मिल रहा है, उसके जो लक्षण है वो किससे मिल रहे हैं। आँखों का रंग जो किससे मिल रहा है, कान की पाली, ईयर लोब जिसको बोलते हैं, वो किससे मिल रही है, आँख की बनावट किससे मिल रही है, बालों का रंग किससे मिल रहा है, चेहरे पे कोई निशान है तो वो किससे मिल रहा है, अंगुलियों की लंबाई है तो वो किससे मिल रही है, शरीर का रंग किससे मिल रहा है। ठीक है ना। और जब बड़ा हो जाता है बच्चा, तब भी उसके चेहरे की बनावट और उसकी आवाज़ अपने किसी न किसी जो परिवारजन होता है उससे मिलता है, चाहे वो दादी से मिले, चाहे वो दादा से मिले, चाहे पिता से मिले, चाहे माता से मिले। ठीक है।
हम देखते हैं कि प्रत्येक बच्चे में, प्रत्येक संतान में, प्रत्येक वंशज में, यानी ऑफ स्प्रिंग में, अंग्रेजी में ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं वंशज को या संतान को। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक बच्चे में, संतान में या वंशज में या ऑफ स्प्रिंग में कुछ खास गुण या लक्षण होते हैं, कुछ खास फीचर होते हैं, कुछ खास गुण होते हैं, कुछ खास लक्षण होते हैं, ट्रैट्स होते हैं, जो उसके जनकों यानी उसके पेरेंट्स से मिलते हैं और निश्चित तौर पे मिलते हैं। और जनकों यानी पेरेंट्स के इन कुछ खास गुणों, फीचर्स या लक्षणों, ट्रेट्स की उनके वंशजों यानी ऑफ स्प्रिंग्स में वंशानुगति, इनहेरिटेंस, वंशानुगति या इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में किसी गुण का पहुंचना। ठीक है, तो जनकों के कुछ खास गुणों का, कुछ खास लक्षणों का उनके वंशजों, उनकी ऑफ स्प्रिंग्स में वंशानुगति यानी इनहेरिटेंस, यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचने की जो घटना होती है, जो फिनोमिना होता है, उसको हम कहते हैं आनुवांशिकता या हेरिडिटी। ठीक है, अब यदि हमसे कोई पूछ ले कि आनुवांशिकता या हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, तो हम क्या जवाब देंगे? हमारा जवाब होगा जनकों के यानी पेरेंट्स के कुछ खास गुणों या लक्षणों की उनके वंशजों यानी ऑफ स्प्रिंग्स में वंशानुगति यानी इनहेरिटेंस या एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाने की जो घटना होती है, वो फिनोमिना, उसको हम आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। पेरेंट्स के कुछ खास गुणों का उनके वंशजों में वंशानुगति होना, इनहेरिटेंस होना, ये जो घटना है, ये जो फिनोमिना है, इसको हम कहते हैं आनुवांशिकता या हेरिडिटी। अब सवाल ये उठता है कि ये ऐसा होता क्यों है? एक पीढ़ी की जो कुछ खास गुण होते हैं वो दूसरी पीढ़ी में आखिर क्यों जाते हैं और कैसे जाते हैं? अब देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि जनन की प्रक्रिया के दौरान, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान नर व मादा युग्मक, मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं, जो मेल और फीमेल जनन कोशिकाएं होती हैं, सेक्स सेल्स होती हैं, वो आपस में मिलकर युग्मन करके यानी फ्यूजन करके एक एकल कोशिका, सिंगल सेल बनाती है, एकल कोशिका बनाती है, जिसको हम कहते हैं युग्मनक या जायगोट। ठीक है, अब ये जो जायगोट होता है, ये धीरे धीरे कोशिका विभाजन के माध्यम से वृद्धि करता है और जायगोट से कुछ समय बाद में भ्रूण बन जाता है, जिसको कि हम अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रियो बन जाता है। अब ये जो भ्रूण या एम्ब्रियो होता है, इसी से नए जीव का विकास होता है। ठीक है, कैसे, क्या बता रहे हैं हम? देखिए, नर और मादा, ये मेल और ये फीमेल, दो तरह के गैमेट होते हैं, दो तरह के युग्मक होते हैं, और नर और मादा युग्मक दोनों मिलकर के इनका युग्मन हो जाता है, इनका फ्यूजन हो जाता है, और क्या बनाते हैं? एक जायगोट बनाते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं युग्मनक और अंग्रेजी में कहते हैं जायगोट। ठीक है, जायगोट। अब ये जो युग्मनक या जायगोट होता है, इससे क्या बनता है? यही धीरे धीरे विकसित होता है, विकसित होकर के इससे क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, और इसी भ्रूण से बाद में नए जीव का विकास होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने आपको एक बात और बताई थी कि जनन की प्रक्रिया में जो जनक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो जनक जीव होते हैं, जो पेरेंट्स जीव होते हैं, उनके डीएनए की प्रतिकृति बनती है, कॉपी बनती है।
और डीएनए क्या होता है, हमने आपको बताया था एक प्रोटीन होता है। और ये डीएनए नाम का प्रोटीन कहाँ पे मिलता है? कोशिका के अंदर एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस या नाभिक के अंदर धागे के समान कुछ रचनाएं होती हैं जिनको हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है। और ये जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं, इनके अंदर जो होता है वो डीएनए होते हैं, और डीएनए के अंदर जीन भी होते हैं। ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जनन की प्रक्रिया में जनक जीवों के डीएनए की प्रतिकृति बनती है, कॉपी बनती है, और यह प्रतिकृति, ये जो कॉपी होती है, नामी कॉपी है, काफी हद तक या ये कहें कुछ हद तक अपने जनकों से यानी अपनी पेरेंट्स से मिलती है। कॉपी है तो मिलेगी ही। और यही कारण है कि प्रत्येक बच्चे में कुछ गुण उसके माता पिता से मिलते जुलते हमें दिखाई देते हैं। परंतु यहां पे एक बात ध्यान रखने की है, यहां पर यह बात भी सच है कि कोई भी बच्चा, कोई भी संतान, कोई भी संतति या कोई भी ऑफस्प्रिंग अपने जनकों से, अपने पेरेंट्स से पूर्णतः यानी 100% यानी हूबहू कभी भी नहीं मिलता है। शक्लें कुछ तो मिलती हैं, लेकिन 100% हूबहू एक जैसी नहीं होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रत्येक बच्चा अपने माता पिता से हूबहू क्यों नहीं मिलता? मिलता भी है और हूबहू नहीं मिलता। तो आखिर क्या कारण है कि प्रत्येक बच्चा अपने माता पिता से या अपने जनकों से, अपने पेरेंट्स से हूबहू नहीं मिल पाता है? इसका कारण होता है जनन की प्रक्रिया में, रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है उसमें मौजूद एक विशेष प्रकार की अंतर्निहित प्रवृत्ति, इनबिल्ट टेंडेंसी। जनन की प्रक्रिया में मौजूद एक खास प्रकार की, एक विशेष प्रकार की अंतर्निहित प्रवृत्ति, इनबिल्ट टेंडेंसी होती है, जिसका नाम होता है विभिन्नता। विभिन्नता या अंग्रेजी में इसको कहेंगे वेरिएशन, VARIATION, वेरिएशन, विभिन्नता। तो जनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक विशेष अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है, इनबिल्ट टेंडेंसी होती है, उसका नाम होता है विभिन्नता या वेरिएशन। और इसी विभिन्नता, इसी वेरिएशन नामक जो विशेष अंतर्निहित प्रवृत्ति है, इनबिल्ट टेंडेंसी है, इसी के कारण हर नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से कुछ हद तक तो मिलती है। यानी हर बच्चा अपने जनकों से, अपने पेरेंट्स से कुछ हद तक तो मिलता है, परंतु 100% कभी नहीं मिलता, हूबहू कभी नहीं मिलता। हर नई पीढ़ी में कुछ ना कुछ विभिन्नता अवश्य पाई जाती है। अब अलैंगिक जनन में विभिन्नता कम होती है, लैंगिक जनन में विभिन्नता ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि अलैंगिक जनन के अंदर सिर्फ एक जनक होता है, जनक एक है, पेरेंट एक है, तो विभिन्नता भी कम होगी। लेकिन लैंगिक जनन में क्योंकि पेरेंट्स दो होते हैं, मेल और फीमेल, इसलिए लैंगिक जनन में जो विभिन्नता है, वेरिएशन है, ये ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। तो प्रत्येक बच्चा अपने माता पिता से हूबहू क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जनन की प्रक्रिया में, क्योंकि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक विशेष प्रकार की अंतर्निहित प्रवृत्ति पाई जाती है, इनबिल्ट टेंडेंसी पाई जाती है, जिसका नाम होता है विभिन्नता या वेरिएशन। और इसी विभिन्नता या वेरिएशन नाम की इनबिल्ट टेंडेंसी के कारण हर नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से कुछ हद तक तो मिलती है, परंतु 100% हूबहू कभी नहीं मिलती है। अब देखिए, विभिन्नता या वेरिएशन नाम की ये जो विशेष अंतर्निहित प्रवृत्ति है, इनबिल्ट टेंडेंसी है, यानी हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ विभिन्नता पैदा होने का ये जो सिस्टम है,
इसके दो मुख्य लाभ होते हैं। जनन प्रक्रिया में मौजूद, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में मौजूद विभिन्नता यानी वेरिएशन नाम के इस विशेष अंतर्निहित प्रवृत्ति, इनबिल्ट टेंडेंसी के जो पहला लाभ है वो क्या है? प्रत्येक नई पीढ़ी में विभिन्नता या वेरिएशन का गुण या जो अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है, इनबिल्ट टेंडेंसी होती है, वो जैव विकास का आधार है। जैव विकास का आधार है। ठीक है, यानी इसी के कारण जैव विकास संभव हुआ है। हर पीढ़ी में कुछ न कुछ अंतर आता है, इसी के कारण जैव विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। उदाहरण के लिए बंदर से धीरे धीरे मानव में बदल जाना, बंदर का धीरे धीरे मानव में बदल जाना इसी अंतर्निहित प्रवृत्ति, इनबिल्ट टेंडेंसी के कारण संभव हो पाया है। कई बार आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि बंदर से इंसान बना। हमने सबने सुना है कि बंदर से पहले इंसान बंदर थे और बंदर से फिर इंसान बना है। लेकिन एक दिमाग में एक बात और आती होगी कि अगर बंदर से इंसान बना है तो सारे जो बंदर हैं वो इंसान क्यों नहीं बन गए? अभी भी बंदर क्यों हैं? ठीक है, तो इसका जो मूल कारण है वो यही है, जनन में ये जो विभिन्नता नामक, वेरिएशन नामक जो इनबिल्ट टेंडेंसी है, अंतर्निहित प्रवृत्ति है, जिसके अंदर होता ही है कि हर जो पीढ़ी में, हर अगली पीढ़ी के अंदर कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो मान लीजिए कोई बंदर था, ए बंदर था, अब इसकी दूसरी पीढ़ी आई, बी बंदर बना, तो इसमें कुछ परिवर्तन आया। एक साथ बंदर तो बहुत सारे होंगे ना, मान लीजिए ए बी सी डी ई, बहुत सारे बंदर थे, लेकिन ए वाला जो बंदर था उसका जो बच्चा हुआ, उसका जो संतान हुई, उसमें कुछ परिवर्तन आया। फिर इसकी संतान हुई, इसमें कुछ और परिवर्तन आया। फिर कोई उसकी संतान हुई, फिर कुछ और परिवर्तन आया। इस तरह करोड़ों वर्षों में कोई सा भी एक बंदर जो है वो इंसान के रूप में डेवलप हुआ। सारों में नहीं आया परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन सेम आए, आवश्यक नहीं, हर व्यक्ति में थोड़ी ना आएगा परिवर्तन। तो मान लीजिए ए बंदर था, इसकी पीढ़ी के अंदर परिवर्तन आए, तो इसकी पीढ़ी से धीरे धीरे जो लोग, जो जीव विकसित हुए, वो धीरे धीरे इंसान के रूप में बदल गए। बाकी जो रह गए, जिनमें परिवर्तन नहीं आ पाए या दूसरी किस्म के परिवर्तन आए, वो बंदर की बंदर ही बने रह गए। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो हमारी हो गई कि जो विभिन्नता नाम का, वेरिएशन नाम का जो ये हमारी जनन की प्रक्रिया में एक अंतर्निहित प्रवृत्ति है, इनबिल्ट टेंडेंसी है, इसका सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि ये जो टेंडेंसी है ये जैव विकास का आधार है। इसी के कारण जैव विकास संभव हुआ है। बंदर का धीरे धीरे मानव में बदल जाना इसी अंतर्निहित यानी इनबिल्ट टेंडेंसी के कारण संभव हो पाया है। ठीक है, जनन की प्रक्रिया में विभिन्नता यानी वेरिएशन नाम की जो ये अंतर्निहित प्रवृत्ति है, इनबिल्ट टेंडेंसी है, इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण लाभ है वो ये है कि चूंकि विभिन्नता यानी वेरिएशन नामक विशेष अंतर्निहित प्रवृत्ति, इनबिल्ट टेंडेंसी के कारण हर पीढ़ी, हर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से गुणों के मामले में आमतौर पर अधिक बेहतर होती है, अपग्रेड होती है। अतः जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक कारणों के कारण कोई भी प्रजाति पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। प्रत्येक आपदा के समय प्रत्येक प्रजाति के कुछ जीव अवश्य जीवित रह जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर प्रत्येक प्रजाति का अस्तित्व ऑटोमेटिक बना रहता है। समझ में आई बात? देखिए, हमने आपको बताया कि हर पीढ़ी के अंदर जो अगली पीढ़ी होती है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, कुछ अंतर आ जाता है। तो मान लीजिए ये ए कोई जीव था और इसकी खासियत ये थी कि ये 10 डिग्री के टेम्परेचर तक जीवित रह सकता है। अब बी जीव पैदा हो गया, इससे ए से बी बना, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया और ये 12 डिग्री का टेम्परेचर भी सेंस कर सकता है।
फिर कोई और आया, सी आया, तो सी मान लीजिए 20 डिग्री तक टेम्परेचर सहन कर सकता है। अब इस तरह से अलग अलग टेम्परेचर सहन करने की इनमें क्षमता पैदा हो गई। अब मान लीजिए किसी कारण से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है जहां पे ये लोग, ये जीव रहते हैं, और वो टेम्परेचर हो जाता है मान लीजिए 13 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे क्या होगा, 10 डिग्री वाले जितने भी जीव है वो सारे मर जाएंगे, और जिनकी कैपेसिटी 12 डिग्री सेंटीग्रेड है वो भी मर जाएंगे। लेकिन जो इन्हीं से पैदा हुआ है और जिसकी कैपेसिटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वो जीवित बच जाएंगे। ठीक है, यानी ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के कारण पृथ्वी पर प्रत्येक प्रजाति के कुछ जीवों का अस्तित्व हमेशा बना रहता है, ऑटोमेटिक बना रहता है। क्लियर? अब देखिए, अब तक की चर्चा में हम जान चुके हैं कि जनकों के कुछ खास गुणों यानी फीचर्स या लक्षणों यानी ट्रेट्स कि उनके वंशजों यानी ऑफस्प्रिंग्स में वंशानुगति यानी इनहेरिटेंस होती है। यानी जनकों के कुछ गुण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। और जनकों यानी पेरेंट्स के कुछ खास गुणों यानी फीचर्स या लक्षणों यानी ट्रेट्स की उनके वंशजों, उनकी ऑफस्प्रिंग्स में वंशानुगति यानी इनहेरिटेंस की इसी घटना को, इसी फिनोमेना को हम आनुवांशिकता या हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आनुवांशिकता या हेरिडिटी जो है, इसका आनुवांशिकता या हेरिडिटी का जो कारण है आखिर क्या है? गुण, फीचर्स जो हैं या लक्षण, ट्रेट्स जो हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित तो होते हैं, ट्रांसफर तो होते हैं, लेकिन गुण या लक्षण जो हैं, फीचर या ट्रेट्स जो हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आखिर स्थानांतरित, ट्रांसफर आखिर होते क्यों हैं? ये भी तो एक सवाल है। इसका कारण क्या होता है? क्या कारण है कि कुछ गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं? आनुवांशिकता या हेरिडिटी का आखिर कारण क्या है? देखिए, आनुवांशिकता या हेरिडिटी का कारण होते हैं जीन, GENE, जीन। अब जीन कैसे होते हैं? क्योंकि आनुवांशिकता या हेरिडिटी का कारण जीन होते हैं, अतः हम जीन को आनुवांशिकता की इकाई कहते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। सवाल दो तरह से आ सकते हैं हमारे सामने। हमसे कोई पूछ सकता है कि हेरिडिटी या आनुवांशिकता का कारण क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं जीन। जीन कहाँ पे होते हैं? डीएनए के अंदर होते हैं। और डीएनए कहाँ होता है? जीन भी क्या एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और डीएनए भी प्रोटीन होता है। अब ये डीएनए कहाँ प्राप्त होते हैं? हम आपको बता चुके हैं, 2 बार बता चुके हैं बल्कि। देखिए, प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस नाभिक के अंदर धागों के समान एक संरचना पाई जाती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र और अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स जो हैं, इनके अंदर डीएनए पाया जाता है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है डीएनए, और इन डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं। आनुवांशिकता का कारण होते हैं जीन। जीन ही विभिन्न लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन के कारण ही तरह तरह के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्योंकि आनुवांशिकता या हेरिडिटी का कारण जीन होते हैं, इसी वजह से जीन्स को हम आनुवांशिकता की इकाई कहते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। यानी आनुवांशिकता यहीं से शुरू होती है। ठीक है? प्रत्येक जीन में एक
किसी भी खास प्रोटीन को बनाने का एक फार्मूला छिपा होता है। कोई भी जीन हो, उस जीन के अंदर एक किसी भी खास प्रोटीन को बनाने का एक फार्मूला छिपा होता है। अलग अलग जीनों में अलग अलग किस्म की प्रोटीन बनाने का फार्मूला छिपा होता है। और ये जो फार्मूला होता है, ये जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन एंजाइम की मदद से कुछ खास हार्मोन्स को कुछ खास मात्रा में स्रावित करते हैं या श्रावण को प्रेरित करते हैं। प्रत्येक जीन जो होता है उसके अंदर किसी खास प्रोटीन को बनाने का फार्मूला होता है, और ये जो फार्मूला होता है प्रोटीन को बनाने का, उससे जो प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन क्या करती है, एंजाइम्स की मदद से कुछ खास हार्मोन्स को कुछ खास मात्रा में, हार्मोन भी खास है और उनकी जो मात्रा है वो भी खास है, निश्चित है, फिक्स है। तो ये जो प्रोटीन होते हैं जिनका फार्मूला जीन के अंदर छिपा हुआ होता है, जीन के छिपे फार्मूले से जो प्रोटीन बनते हैं, ये प्रोटीन एंजाइम की मदद से कुछ खास हार्मोन्स को एक निश्चित मात्रा में, एक खास मात्रा में श्रावण को प्रेरित करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। और हार्मोन के प्रकार और उसकी मात्रा के अनुसार, देखो दो बातों का फर्क पड़ रहा है। हार्मोन के प्रकार, किस तरह का हार्मोन स्रावित हो रहा है, और उसकी मात्रा क्या है, कितनी मात्रा में वो स्रावित हो रहा है। तो हार्मोन के प्रकार और उसकी मात्रा के अनुसार जीव में तरह तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। समझ में आई बात? स्पष्ट है कि जीव के प्रत्येक लक्षण के लिए एक खास प्रकार का प्रोटीन जिम्मेदार होता है। लंबाई अगर किसी की ज़्यादा है तो उसके लिए भी कोई न कोई प्रोटीन जिम्मेदार है। कोई बहुत ज़्यादा बौना है तो उसके लिए भी कोई न कोई प्रोटीन जिम्मेदार है। किसी का रंग काला है तो उसके लिए भी कोई न कोई प्रोटीन जिम्मेदार है। प्रोटीन जिम्मेदार किस तरह से है कि प्रोटीन जो होती है ये एंजाइम की मदद से कुछ खास हार्मोन्स को कुछ खास मात्रा में स्रावण के लिए प्रेरित करती है, कंट्रोल करती है। प्रोटीन क्या कंट्रोलर है, एंजाइम के माध्यम से कंट्रोल करती है। किसको करती है? हार्मोन्स को। कि हार्मोन अलग अलग हार्मोनों को करती है और उनकी मात्रा को भी करती है। ठीक है, तो प्रत्येक जो जीव है उसमें जो भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसके लिए एक खास प्रकार का प्रोटीन जिम्मेदार होता है। क्योंकि जीन में प्रोटीन बनाने का फार्मूला होता है, जीन में छिपे हुए फार्मूले से जिस प्रकार का प्रोटीन बनेगा उसी प्रकार के लक्षण हमें नए जीव में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? जिस प्रकार का प्रोटीन जीन में जिस प्रकार का फार्मूला होगा उसी तरह का प्रोटीन बनेगा, और जिस प्रकार का प्रोटीन बनेगा उसी प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देंगे नए जीव के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि जीन जो है आखिर पाए कहाँ जाते हैं? हमारे शरीर में जीन कहाँ पाए जाते हैं? हालांकि थोड़ी देर पहले हम इसका जवाब दे चुके हैं, एक बार फिर से हम आपको इसका जवाब देते हैं। सवाल है जीन कहाँ पाए जाते हैं? अब देखिए, हम जानते हैं कि कोशिका या जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सेल, कोशिका या सेल जो होते हैं ये जीवन की इकाई है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक जीव, चाहे से कोई सा भी जीव हो संसार में, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब ये जो कोशिकाएं हैं ये आपस में मिलकर के, दो या दो से अधिक कोशिकाएं आपस में मिलकर के और एक संरचना बनाती हैं जिसको हम कहते हैं ऊतक, टिश्यू। कोई हमसे पूछे ऊतक या टिश्यू क्या है? ऊतक या टिश्यू वो संरचना है जो दो या दो से अधिक कोशिकाएं आपस में मिलकर के बनाती। ठीक है,
यानी जब भी ऊतक की बात होती है, टिश्यू की बात होती है, इसका मतलब उसमें हम बहुत सारी कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, ये भी आपस में मिलकर के और एक संरचना बनाते हैं जिसको हम कहते हैं अंग या ऑर्गन। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं ना, ऑर्गन, हाथ पैर वगैरह वगैरह। तो ये किससे बनते हैं? ऊतकों से बनते हैं। ऊतक किससे बनते हैं? कोशिकाओं से बनते हैं। तो कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक या टिश्यू बनाती हैं और बहुत सारे ऊतक या टिश्यू मिलकर के अंग बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है। और बहुत सारे जो ऑर्गन आपस में मिलकर के जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसको हम कहते हैं तंत्र या सिस्टम। आपने सुना होगा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, यानी पाचन तंत्र में वो अंग आएंगे जो पाचन में काम आ रहे हैं, भोजन के पाचन में काम आ रहे हैं। श्वसन तंत्र में वो अंग आते हैं जो भोजन के हमारे श्वसन में काम आ रहे हैं, सांस लेने में काम आ रहे हैं। ठीक है। तो अंग, बहुत सारे अंग मिलकर के, ऑर्गन्स मिलकर के जो संरचना बनाते हैं उसको हम कहते हैं तंत्र या सिस्टम। और बहुत सारे तंत्र या सिस्टम मिलकर के और बनाते हैं हमारा शरीर, सजीव का शरीर। ठीक है। तो कोशिका से ऊतक या टिश्यू बनते हैं, टिश्यूओं से मिलकर के अंग या ऑर्गन बनते हैं, और अंग या ऑर्गन से मिलकर के तंत्र या सिस्टम बनता है, और सारे तंत्र और सिस्टम मिलकर के किसी भी सजीव का शरीर या बॉडी बनाते हैं। क्लियर? अब देखिए, हमने बताया कि कोशिका जो होती है जीवन का आधार है, जीवन की इकाई है। अब प्रत्येक कोशिका के अंदर कुछ संरचनाएं होती हैं। एक तो उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है, द्रव भरा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव को अंग्रेजी में कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। इसके अलावा कोशिका के अंदर एक संरचना और होती है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका को जिंदा रखने के लिए सांस लेने में, श्वसन जो क्रिया होती है उसमें काम आती है और एनर्जी बनाती है, ऊर्जा बनाती है। कोशिका को जिंदा रखने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो इसी संरचना से मिलती है, जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब देखिए, ये जो कोशिका होती है इसके अंदर एक संरचना और होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस या नाभिक या केंद्रक भी कह देते हैं। ये जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, इसके अंदर धागे के समान कुछ संरचनाएं होती हैं जिनको हम हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र और अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए, और डीएनए के अंदर ही जीन पाए जाते हैं। और जीन क्या है? जीन में किसी खास किस्म के प्रोटीन बनाने का एक फार्मूला होता है। ठीक है। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब देखिए, ये जो डीएनए की संरचना में जो जीन पाए जाते हैं, इनमें जो प्रोटीन बनाने का एक फार्मूला होता है, ये तो हम समझ चुके। लेकिन यहां पे हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि ये जो जीन होते हैं, जीन कभी भी अकेले नहीं पाए जाते। जीन हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। जैसे लंबाई का कोई जीन है, मान लीजिए इसका नाम है टी, तो ये अकेला नहीं पाया जाएगा, इसके साथ में एक जीन और पाया जाएगा टी। लेकिन एक को हम बड़े कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे, एक को स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे। तो याद रखने वाली बात यह है कि जीन कभी भी अकेले नहीं पाए जाते, जीन हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। और जीन के प्रत्येक जोड़े में जीव के एक ही लक्षण को प्रभावित करने वाले, एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले दो जीन पाए जाते हैं, जिसको एक को हम बड़े कैपिटल टी से प्रदर्शित कर दिया, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कैपिटल, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, और जो दूसरे को हम अंग्रेजी के स्मॉल अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए यहां हमने बता दिया टी और स्मॉल टी। ठीक है। जो कैपिटल अक्षर से हम प्रदर्शित करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रभावी जीन, जो बड़े उससे लिखा है हमने, प्रभावी जीन। और दूसरा जिसको छोटे से लिखा है हमने,
स्मॉल अक्षरों से प्रदर्शित किया, उसको बोलते हैं अप्रभावी जीन। अप्रभावी जीन। अब प्रभावी जीन को हम कैपिटल अक्षरों से लिखते हैं और अप्रभावी जीनों को हम अंग्रेजी के स्मॉल अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब देखिए, प्रभावी या अप्रभावी जीन क्या होते हैं। प्रभावी का नाम से स्पष्ट हो रहा है वैसे तो कि प्रभावी यानी जो ज्यादा प्रभावी होते हैं और अप्रभावी यानी जो थोड़े कम प्रभावी होते हैं। लेकिन प्रभावी या अप्रभावी जीन क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको बड़ी कक्षाओं में जब हम चलेंगे तब हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल इतना ही याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इस व्यक्ति की जिसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। अब ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इनको आधुनिक आनुवांशिकी विज्ञान, मॉडर्न साइंस ऑफ जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी विज्ञान, आधुनिक आनुवांशिकी विज्ञान, मॉडर्न साइंस ऑफ जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, पेरेंट कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, यहां पे हम आपको जानकारी दे दें कि हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। आप बच्चे जानते होंगे, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। हमारी पृथ्वी पर कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स हैं। महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है बहुत बड़ा भूखंड। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाना चाहूं तो देखिए, आपने अपना घर तो देखा होगा। जो घर की जमीन है, घर की जमीन और फिर आपके खेत, इनको मिला लें और सारे अपने आसपास के सारे खेतों को मिला लें तो गांव बन जाता है। ठीक है। गांव के बाद में आपका कस्बा बनेगा, पंचायत समिति बनेगी। पहले पंचायत बनेगी, फिर पंचायत समिति बनेगी, फिर सारी पंचायत समिति मिलकर के जिला का रूप धारण करती हैं, जिले मिलकर के राज्य का रूप धारण करते हैं और राज्यों को मिलाकर हम देश बताते हैं, देश बोलते हैं। और बहुत सारे देशों को, उनकी सबकी जमीन मिला करके एक बहुत बड़े इलाके को हम महाद्वीप कहते हैं। द्वीप क्यों कहते हैं? द्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि द्वीप का मतलब होता है जिसके चारों तरफ पानी हो। तो महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे जो जमीन है उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, इसलिए 7 महाद्वीप हैं, क्योंकि समुद्रों के तल सतह से ऊपर निकले हुए। ठीक है। अब 7 महाद्वीप कौन से हैं? एशिया। ये जानकारी आपके विज्ञान में नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है। एशिया, जिसमें हमारा देश भारत भी है, एशिया महाद्वीप में आता है भारत देश। अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं हमारी पृथ्वी पर। और इनमें 7 महाद्वीपों में टोटल मिलाकर के हम देखें तो मोटा मोटी 195 देश आते हैं, 195 देश आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं खाली। ठीक है। अब इन 7 महाद्वीपों में, पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं, इनमें से ये एक महत्वपूर्ण महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, यूरोप कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। और इस महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। और इस ऑस्ट्रिया जो देश है, जो कि यूरोप महाद्वीप में मौजूद है, इसी का रहने वाले थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। मेंडल का जो जन्म हुआ था वो 22 जुलाई 1822 को हुआ था। 22 जुलाई 1822, 1822, यानी भारत में 1857 की क्रांति से भी बहुत पहले। ठीक है। मेंडल ने क्या किया? मेंडल को क्यों याद हम करते हैं? मेंडल ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की, ट्रेड्स की, वंशानुगति के नियम
यानी रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। इनहेरिटेंस का मतलब वंशानुगति, एक लक्षण का दूसरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को हम कहते हैं वंशानुगति या इनहेरिटेंस। और ट्रेट्स यानी तो लक्षण हम जानते ही हैं। तो मेंडल ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की यानी ट्रेट्स की वंशानुगति के नियम का प्रतिपादन किया था। रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स का प्रतिपादन किया था, उसने दिए थे, खोज की थी उसने। ठीक है। और लक्षणों की वंशानुगति के जो नियम हैं, रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स हैं, इनके प्रतिपादन के लिए ही मेंडल को जो है हम आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, मॉडर्न साइंस ऑफ जेनेटिक्स का जनक या फादर कहते हैं। और लक्षणों की वंशानुगति के जो नियम इसने बनाए मेंडल जी ने, रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, ये जो इन्होंने प्रतिपादित किए, इसके लिए मेंडल जी ने मटर के पौधों का यानी पी प्लांट्स, मटर को बोलते हैं अंग्रेजी में PEAP, तो मेंडल ने मटर के पौधों पर कई तरह के प्रयोग किए थे। किस पर किए थे मेंडल ने प्रयोग? मटर के पौधों पर, पी प्लांट्स पर। अब सवाल ये उठता है कि मेंडल ने लक्षणों की वंशानुगति के जो नियम दिए, रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स जो दिए, उसके प्रतिपादन के लिए मटर के पौधों का ही प्रयोग क्यों किया, किसी और पौधे का प्रयोग क्यों नहीं किया? ये एक सवाल है कि मेंडल ने आखिर मटर के पौधे पर ही प्रयोग क्यों किए। इसके तीन प्रमुख कारण थे, तीन प्रमुख कारण थे इसके। कौन कौन से? नंबर 1, मटर के पौधे वह पौधे के विभिन्न भागों जैसे फूल, उसके बीज और उसकी फली आदि में अनेक विपर्यासी, विपर्यासी का मतलब होता है परस्पर विपरीत, एकदम से उल्टे, अपोजिट, अनेक विपर्यासी यानी परस्पर विपरीत या कॉन्ट्रास्टिंग लक्षण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। पहला कारण क्या था कि मटर के जो पौधे होते हैं ना, उसके जो विभिन्न भाग होते हैं, जैसे फूल है, फली है, बीज है, उसके अंदर अनेक तरह तरह के विपर्यासी या जिसको हम कहते हैं परस्पर विपरीत, एकदम से कॉन्ट्रास्टिंग होने वाले, कॉन्ट्राडिक्ट होने वाले, अपोजिट, जैसे लाल सफेद का काला, इस तरह से, ठीक है, उल्टा, जस्ट उल्टा, ऐसे लक्षण बहुत सारे पाए जाते हैं और उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। मटर के पौधे में विभिन्न भाग जो हैं, फूल, बीज, फली आदि में मुख्यतया अगर हम देखें तो 7 मुख्य विपर्यासी यानी एकदम से परस्पर विपरीत यानी कंट्रास्टिंग लक्षण पाए जाते हैं। ये 7 लक्षण कौन से हैं विपर्यासी? देखिए, इन 7 लक्षणों को हम क्रम से करेंगे। देखो, पहले हम बात करेंगे फूलों की, फिर हम बात करेंगे बीजों की, फिर हम बात करेंगे फली की। ठीक है, तो याद रखने में भी आसानी होगी। 3 कैटेगरी हमने बना दी, फूल, बीज और फली। अब फूलों के भी 2 लक्षण है विपर्यासी, बीजों के भी 2 लक्षण है विपर्यासी, फलियों के भी 2 लक्षण है विपर्यासी। इसके अलावा एक सामान्य लक्षण है पौधे की लंबाई, कि कुछ पौधे लंबे होते हैं, कुछ बौने होते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से 7 मुख्य विपर्यासी लक्षण हैं जो कि जिनके कारण कि मेंडल ने इन मटर के पौधों को चुना। देखिए, फूल की हम बात कर रहे हैं। फूल के अंदर 2 प्रकार के मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं। एक तो देखते हैं फूल का रंग, और दूसरा होता है फूल की स्थिति, पोजीशन क्या है। अगर रंग की बात करें तो मटर के पौधे में 2 तरह के 2 रंगों के फूल आते हैं, एक तो बैंगनी और एक सफेद। मटर के पौधों में 2 तरह के रंग फूल 2 रंगों के पाए जाते हैं, बैंगनी रंग के भी और सफेद रंग के भी। इसी तरह से
अगर हम स्थिति की बात करें फूलों की, तो एक कक्षस्थ भी होती है और एक शीर्षस्थ भी होती है। यानी एक तो टॉप पे भी लगती है, एक बीच में भी लग जाती है। ठीक है, तो फूल की पोजीशन में भी फर्क है और दोनों अपोजिट पोजीशंस हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बीज की बात करें तो बीज का रंग भी दो प्रकार का पाया जाता है। पीले रंग के बीज भी पाए जाते हैं और हरे रंग के भी पाए जाते हैं। अगर बीज की आकृति की बात करें तो गोल बीज भी पाए जाते हैं और झुर्रीदार बीज भी पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह अगर हम फली की बात करें तो फली में भी रंग की बात करें तो फली भी दो रंगों की पाई जाती है, पीली भी पाई जाती है, हरी भी पाई जाती है। इसी तरह फली की आकृति की बात करें तो चिकनी फली भी पाई जाती है और खांचेदार थोड़ी खुरदरी फली भी पाई जाती है। ठीक है, और एक सामान्य लक्षण तो हमने आपको बता दिया कि पौधे की लंबाई, लंबे पौधे भी पाए जाते हैं और बौने पौधे भी पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मेंडल ने जो मटर के पौधे को अपने प्रयोगों के लिए चुना, उसका मूल जो कारण था, एक महत्वपूर्ण जो कारण था, 3 कारणों में से एक जो प्रमुख कारण था वो तो ये था कि मटर के पौधे में और मटर के पौधे के विभिन्न भागों में, फूल में, बीज में और फली में अनेक विपर्यासी यानी परस्पर विपरीत, एकदम से अपोजिट जो लक्षण हैं वो आसानी से पाए भी जाते हैं और पहचाने भी जा सकते हैं। और 7 मुख्य विपर्यासी लक्षणों को उसने पहचाना भी, जिनमें से 2 जो मुख्य विपर्यासी लक्षण थे वो तो फूलों से संबंधित थे, 2 बीजों से संबंधित थे, 2 मटर की फलियों से संबंधित थे और एक जो सामान्य लक्षण था वो पौधे की लंबाई से संबंधित था, लंबे और बौने। फूल से संबंधित जो लक्षण थे उसमें था फूल का रंग और फूल की स्थिति। रंग में 2 तरह के रंगों के फूल थे, बैंगनी और सफेद, और स्थिति के संबंध में स्थिति भी 2 तरह की थी, कक्षस्थ और शीर्षस्थ। ठीक है, बीज में भी वही बात थी। बीज में अगर रंग की बात करें तो 2 रंग के बीज थे, पीला और हरा, और आकृति की बात करें तो बीज भी 2 तरह के थे, गोल और झुर्रीदार। ठीक है, फली की अगर बात करें तो फली में भी रंग की पहले हम बात कर रहे हैं, तो रंग, फली का रंग पीला भी है और हरा भी है। और फली की आकृति की बात करें तो चिकनी भी है और खांचेदार भी है। अपोजिट है ना, चिकना और खांचेदार, बिना चिकना, दोनों अपोजिट हैं। गोल और झुर्रीदार दोनों अपोजिट हैं। कक्षस्थ और शीर्षस्थ दोनों अपोजिट हैं। तो अपोजिट जो लक्षण होते हैं ना एकदम से, उनको हम कहते हैं विपर्यासी या परस्पर विपरीत या कॉन्ट्रास्टिंग लक्षण। ठीक है, तो इसलिए मटर के पौधे को मेंडल ने चुना, क्योंकि मटर के पौधे के अंदर विपर्यासी जो लक्षण है काफी मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें आसानी से पहचाना भी जा सकता है। क्लियर? मेंडल के द्वारा मटर के पौधों को चुनने का जो दूसरा प्रमुख कारण था वो ये था कि मटर का जो पौधा होता है बेहद कम समय में, बेहद आसानी से और भारी मात्रा में उगाया जा सकता है। 3 बातें हैं, बेहद कम समय में उगाया जा सकता है, मात्र 10 से 15 दिन में ये उग जाता है, बेहद आसानी से उगाया जा सकता है और भारी मात्रा में उगाया जा सकता है। इससे क्या होता है कि रिसर्च के दौरान किए जाने वाले प्रयोगों के जो परिणाम हैं वो जल्दी पता लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी, क्योंकि अन्य कोई पौधा चुनते तो बहुत समय लग जाता, अभी मटर का पौधा क्योंकि 10 से 15 दिन में ही उग जाता है। हालांकि टेम्परेचर वगैरह का कुछ फर्क पड़ता है, जिससे कई बार 10 दिन में उगता है, कई बार 15 दिन में उगता है, लेकिन 10 से 15 दिन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली लगभग मटर का पौधा उग जाता है। कम समय लगा, आसानी से उग गया और भारी मात्रा में भी उग सकता है, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे को चुनने का एक तीसरा प्रमुख जो कारण था, तीसरा कारण और था, वो क्या था कि मटर का जो फूल होता है वो उभयलिंगी, जिसको हम द्विलिंगी भी कहते हैं, अंग्रेजी में बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो मटर का फूल द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल पुष्प होता है। इसका मतलब यह है कि मटर के पुष्प में नर जननांग पुंकेसर यानी स्टेमन और मादा जननांग स्त्री केसर यानी कार्पेल दोनों पाए जाते हैं।
उभयलिंगी या द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल पुष्प क्या होते हैं इसके बारे में हम पहले आपसे चर्चा कर चुके हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों जननांग एक ही फूल में हो उसको हम कहते हैं द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल फूल पुष्प। ठीक है, तो इसका मतलब ये मटर के पौधे में दोनों ही तरह के जननांग एक ही फूल में पाए जाते हैं। इससे फायदा क्या हुआ? इससे मेंडल के द्वारा इच्छानुसार स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन और पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन कराना बेहद आसान था। ठीक है, अब स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको पहले बता चुके हैं। एक बार फिर से बता देंगे। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी कि मटर का पौधा जो है वो द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है, उभयलिंगी होता है। यानी इस मटर के पौधे के जो फूल होता है उसके अंदर नर और मादा जननांग, नर जननांग पुंकेसर स्टेमन और मादा जननांग स्त्रीकेसर कार्पेलिया पिस्टल दोनों एक साथ पाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी मेंडल है, वैज्ञानिक है, वो अपनी इच्छा के हिसाब से स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन और पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से करवा सकता है। ठीक है, अब स्वपरागण व पर परागण क्या होता है ये पहले हम बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं। हमने आपको बताया था कि किसी भी माध्यम से, चाहे हवा से, पानी से, पशु पक्षी से, किसी कीट से, किसी भी माध्यम से पराग कणों यानी पोलेन ग्रेन्स के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है इसको हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब परागकण क्या है, पोलेन ग्रेन क्या है, यह हम बता चुके हैं आपको। फूल के अंदर एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं स्टेमन, पुंकेसर, और इस पुंकेसर के भी दो भाग होते हैं। एक तो होता है पराग कोश वाला भाग और एक होता है फिलामेंट, तंतु या डंडी वाला भाग। ये पराग कोश वाला जो भाग होता है, एंथर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, इस भाग के अंदर पराग कण पाए जाते हैं। पराग कण पोलेन ग्रेन्स पाए जाते हैं। पराग कण या पोलेन ग्रेन्स क्या है? ये नर जनन कोशिकाएं हैं, नर गैमेट है, मेल गैमेट है। ठीक है, और वर्तिकाग्र या स्टिग्मा क्या है? वर्तिकाग्र फूल में पाए जाने वाले जो मादा जननांग है, स्त्री केसर या कार्पिल या पिस्टिल, उसका एक भाग है, सबसे ऊपर वाला भाग जो कि चिपचिपा होता है। हम आपको बता चुके हैं, पूरी प्रक्रिया ढंग से बता चुके हैं। ठीक है, तो किसी भी माध्यम से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पराग कणों के फूल के वर्तिकाग्र पर, स्टिग्मा पर पहुंचने की प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। अब अगर परागकण, अगर पोलेन ग्रेन्स अपने ही फूल के स्टिग्मा पर, अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो पराग कणों के अपने ही फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को तो हम कहते हैं स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। और पराग कणों के पोलेन ग्रेन्स के अपनी बजाय किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। परागकण अपने ही वर्तिकाग्र पे गया, अपने ही फूल के पे, तो स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। और परागकण अगर दूसरे फूल के स्टिग्मा पर या वर्तिकाग्र पे गया तो पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? खैर, कुल मिलाकर बात यह है कि मटर के पौधों पर प्रयोग करके मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जो कि ऑस्ट्रिया के, यूरोप महाद्वीप के ऑस्ट्रिया देश का रहने वाले थे, इन्होंने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, मेंडल ने लक्षणों की वंशानुगति के कुल 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। ये 3 नियम कौन से थे? नंबर 1, प्रभाविकता का नियम,
लॉ ऑफ डोमिनियंस। नंबर 2, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। और नंबर 3, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। प्रभाविकता का नियम लॉ ऑफ डोमिनियंस, पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे लक्षणों की वंशानुगति के, रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, अब ये नियम क्या हैं, इनमें क्या होता है, क्या ये नियम है हकीकत में, इन सब के बारे में हम बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ इन नियमों का नाम ही याद रखना है कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।